हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे आरएस मेंस 2024 का सिलेबस। शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। टॉपिक हमारा सिलेबस। सबसे पहले देखते हैं किसके द्वारा परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के द्वारा। परीक्षा का नाम क्या हमारे, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2024, मतलब राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड कम्पिटिटिव मेंस एग्जामिनेशन 2024 की बात करते हैं। इसका आज हम पढ़ेंगे क्या, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में, मतलब स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, वर्ड टू वर्ड उसके सिलेबस को हम देखते हैं। पहली बात देखते हैं, पहला पॉइंट आता है कि मुख्य परीक्षा में प्रविष्ट किए जाने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनकी संख्या उस परीक्षा में, उस वर्ष में परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली जितनी भी रिक्तियाँ होगी इसकी कुल अनुमानित संख्या का 15 गुना होगी। मतलब जितनी भर्तियाँ होगी उसमें से 15 गुना बच्चे मेंस की परीक्षा देंगे। किंतु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को जिन्होंने वही अंक प्राप्त किए जैसा आयोग के द्वारा किसी निम्नतम रेंज के लिए नियत किया गया, मतलब जितनी कट ऑफ दर्ज की गई है उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मुख्य परीक्षा में प्रवेश के योग्य माने जाएंगे। मतलब उनको मुख्य परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। इसी को अंग्रेजी में देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ द कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द मेंस एग्जामिनेशन विल बी 15 टाइम द टोटल ऑफ approximate number of vacancies to be filled in the year through the examination, but in the said range all those candidates who secure the same marks as may be fixed by the commission for any lower range will be admitted to the मेंस एग्जामिनेशन। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 प्रश्न पत्र होंगे। कितने प्रश्न पत्र होंगे? 4 होंगे, जो वर्णनात्मक या फिर विश्लेषणात्मक होंगे। अभ्यर्थी को नीचे सूचीबद्ध समस्त प्रश्न पत्र देने होंगे। 4 प्रश्न पत्र है, जिनमें संक्षिप्त, मध्यम और दीर्घ उत्तर वाले और वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्नों वाले प्रश्न पत्र होंगे। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का स्तरमान सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अनुज्ञात 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 पेपर्स विल बी डिस्क्रिप्टिव or analytical. A candidate must take all papers listed below, which will also consist of question paper of brief, medium, long answer and descriptive type. The standard of general Hindi and English will be that of senior secondary level. The time allowed for each paper shall be 3 hours. तो आपने देख लिया, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 4 पेपर हैं आपके सामने। 4 पेपरों का नाम बताए। जनरल स्टडीज़, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का नाम क्या है हमारे, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, मतलब जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। प्रत्येक के लिए 200 मार्क्स डिसाइड किए गए और प्रत्येक पेपर में 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो 4 पेपर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब एक दिन में 2 पेपर और दूसरे दिन भी 2 पेपर, 2 दिन में 4 पेपर लिए जाएंगे। तो एक एक करके इनके पेपरों के सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले पेपर फर्स्ट देखते हैं, जिसका नाम हमारे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन है, मतलब जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज़। इसके फर्स्ट इकाई में क्या आता है हमारे, हिस्ट्री। हिस्ट्री में खंड अ है। हिस्ट्री के अंदर इकाई 1 के अंदर भी खंड अ है, जिसमें आता है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर। अंग्रेजी में देखें तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो ये हमारे पार्ट ए है। तो इसके सिलेबस की बात करते हैं, मतलब राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री की बात करें। इसमें पहला पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अवसान तक। कब से लेकर कब तक? प्रागैतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अवसान तक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख जो युगांतरकारी घटनाएँ हैं, महत्वपूर्ण राजवंश है, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। ये पहला पॉइंट है, मतलब मेजर लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान from prehistoric time to close of 18th century and important dynasties, their administrative and revenue systems। दूसरा पॉइंट आता है हमारे 19वीं और 20वीं शताब्दी की। किसकी? 19वीं और 20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं, जिसमें हमारे कौन कौन सी घटनाएं हैं, किसान और जनजातीय आंदोलन,
राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण, ये हमारे दूसरा पॉइंट है। इंग्लिश में देखें तो सैलिएंट इवेंट ऑफ 19th and 20th सेंचुरी, पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल अवेकनिंग, फ्रीडम मूवमेंट एंड इंटीग्रेशन, ये हमारा दूसरा पॉइंट था। किसका? राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का। तीसरा पॉइंट आता है राजस्थान की धरोहर, मतलब प्रदर्शन और ललित कलाएं, हस्तशिल्प, वास्तुशिल्प, राजस्थान में विश्व विरासत के प्रमुख स्थल और राजस्थान में पर्यटन, मेले, पर्व, लोक संगीत, लोक नृत्य, तो राजस्थान की धरोहर तीसरा पॉइंट है। मतलब हेरिटेज ऑफ राजस्थान, परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, आर्किटेक्चर एंड मेजर साइट्स ऑफ राजस्थान, वर्ल्ड हेरिटेज एंड टूरिज्म इन राजस्थान, फेयर्स, फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक्स एंड फोक डांसेस। अगला पॉइंट आता है राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ और राजस्थान की बोलियाँ, मतलब इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ राजस्थान, लिटरेचर एंड डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान, ये अगला पॉइंट है हमारे। फिर राजस्थान के संत, लोक देवता और महत्वपूर्ण विभूतियाँ, मतलब सेंट्स, लोक देवताज एंड एमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान। ये तो हमने राजस्थान का सिलेबस देगा। अब देखते हैं हमारी हिस्ट्री का सिलेबस। तो राजस्थान की इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास और संस्कृति, मतलब इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इसमें पहला पॉइंट आएगा भारतीय धरोहर, जिसमें हमें देखना है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक की भारत की ललित कलाएँ, प्रदर्शन कलाएँ, वास्तुकला और साहित्य, मतलब इंडियन हेरिटेज, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन टू ब्रिटिश एरा। दूसरा पॉइंट आता है हमारे प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन, मतलब रिलीजियस मोमेंट्स एंड रिलीजियस फिलोसॉफी इन एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया। तीसरा पॉइंट आता है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1965 ईस्वी तक आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण घटनाक्रम, व्यक्तित्व और उनसे संबंधित मुद्दे। इंग्लिश में देखें इस पॉइंट को तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 19th century to 1965 AD, सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज। फिर आता है अगला पॉइंट हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विभिन्न चरण, धाराएं, प्रमुख योगदानकर्ता और देश के भिन्न भिन्न भागों से योगदान। इंग्लिश में इसको देखें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, इट्स वेरियस स्टेजेस, स्ट्रीम्स, इम्पोर्टेंट contributors and contribution from different part of the country। अगला पॉइंट आता है 19वीं 20वीं शताब्दी में भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, मतलब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th and 20th सेंचुरी। फिर आता है हमारे अगला पॉइंट स्वतंत्रोत्तर सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन, देशी रियासतों का विलय, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। तो इंग्लिश में देखिए इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। ये हमने हिस्ट्री का सिलेबस देखा। अब देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, मतलब पार्ट सी, खंड से आधुनिक विश्व का इतिहास 1950 ईस्वी तक का। पार्ट सी, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड अप टू 1915 AD। पहला पॉइंट है पुनर्जागरण और धर्म सुधार, मतलब रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। दूसरा था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी व हमारे औद्योगिक क्रांति, मतलब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फिर आता है एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, मतलब इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका। अगला आता है हमारे विश्व युद्धों का प्रभाव, मतलब इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स, ये भी हमने विश्व का इतिहास देखा। सेकंड इकाई आती है इकाई 2, ये हमारी अर्थव्यवस्था आती है, मतलब इकोनॉमी 2 में क्या आता है इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पार्ट आता है मतलब पार्ट ए, भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब इंडियन इकोनॉमी। पहला पॉइंट आता है इसका कृषि, भारतीय कृषि में वृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और खाद्य प्रबंधन, कृषिगत सुधार और चुनौतियाँ, ये पार्ट ए का पहला पॉइंट है। इंग्लिश में देखें इसे एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड फूड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस।
सेकंड पॉइंट आता हमारे औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियाँ, औद्योगिक नीति, औद्योगिक वित्त, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और आर्थिक सुधार, अवसंरचना और आर्थिक वृद्धि। इंग्लिश में देखें इसको, ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल हमारे फाइनेंस, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमारा सेकंड पॉइंट था इसका। थर्ड पॉइंट आता हमारा स्फीति, कीमतें और मांग आपूर्ति प्रबंधन। स्फीति, कीमतें और मांग आपूर्ति प्रबंधन मतलब इन्फ्लेशन, प्राइस एंड डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट। फिर आता हमारा केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, नवीनतम वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम और भारत में राजकोषीय सुधार मतलब सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन एंड लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट एंड फिस्कल रिफॉर्म इन इंडिया। अगला आता हमारा पॉइंट बजटीय प्रवृत्तियाँ। बजटीय प्रवृत्तियाँ और राजकोषीय नीति। भारत में कर सुधार, अनुदान, नकद हस्तांतरण और अन्य संबंधित मुद्दे, राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियाँ मतलब बजटरी ट्रेंड्स एंड फिस्कल पॉलिसी, टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, सब्सिडीज, कैश ट्रांसफ़र एंड अदर रिलेटेड इश्यूज, ट्रेंड्स इन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अगला पॉइंट आता है आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका, जिसमें हम 3 चीज़ें लेंगे और निजी, सार्वजनिक और मेरिट वस्तुएं। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइवेट, पब्लिक एंड मेरिट गुड्स। अगला पॉइंट आता है हमारे सामाजिक क्षेत्र, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता। हमारे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा नीति, प्रभावी नियामक की समस्याएं, हमारे आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को पुनर्भाषित करना, रोजगार उन्मुख वृद्धि व्यू रचना मतलब इंग्लिश में देखें तो सोशल सेक्टर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी, प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस, रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो ये हमने जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखा। अब देखेंगे हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी या वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में पार्ट बी के अंदर हमारे वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियाँ, जिसमें हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका देखेंगे मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज एंड ट्रेंड्स की बात करें तो रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO इनकी बारे में देखेंगे। फिर सतत विकास और जलवायु परिवर्तन मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये हमारे विश्व की अर्थव्यवस्था थी। फिर देखेंगे हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था, खंड स के अंदर आएगा मतलब पार्ट सी के अंदर इकोनॉमी राजस्थान, जिसमें पहला पॉइंट है कृषि परिदृश्य, उत्पादन और उत्पादकता, जल संसाधन और सिंचाई, कृषि विपणन, डेयरी और पशुपालन मतलब एग्रीकल्चर सिनेरियो, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, वाटर रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। फिर आता है अगला पॉइंट ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना, पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग मतलब रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, पंचायती राज एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। अगला पॉइंट आता है औद्योगिक विकास का संस्थागत ढांचा। क्या औद्योगिक विकास का संस्थागत ढांचा, औद्योगिक वृद्धि और नव प्रवृत्तियाँ, खादी और ग्रामोद्योग। एंड तो बात करें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड रिसेंट ट्रेंड्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। अवसंरचना विकास, विद्युत और परिवहन, अवसंरचना में निजी विनियोग और सार्वजनिक निजी सहभागिता, परियोजना दृष्टिकोण और संभावनाएं। इंग्लिश में देखें इसको तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, आउटलुक्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो ये हमारे अगला पॉइंट है इसका अगला पॉइंट आएगा अगला हमारे राजस्थान के प्रमुख विकास परियोजनाएं, राज्य बजट और राजकोषीय प्रबंधन मुद्दे और चुनौतियां मतलब मेजर डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान, स्टेट बजट एंड फिस्कल मैनेजमेंट इशू एंड चैलेंजेस। अगला पॉइंट आता है राजस्थान की आर्थिक कल्याण योजनाएं और जिसमें हमारे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की बात करेंगे, इकोनॉमिक एंड वेलफेयर स्कीम्स ऑफ राजस्थान, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फिर आता बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी और सतत विकास लक्ष्य। अंग्रेजी में देखें तो बेसिक
सोशल सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हमने राजस्थान इकोनॉमी के बारे में देखा। फिर आता हमारा इकाई थर्ड में आते हैं हमारे कौन कौन, समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन, मतलब सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। पहला खंड आता है इसमें, खंड ए समाजशास्त्र, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं सोशियोलॉजी। तो इसके सिलेबस के बारे में देखें तो पहला पॉइंट आता है इसमें, भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास। भारतीय समाज में जाति और वर्ग, प्रकृति, उद्भव, प्रकार्य और चुनौतियाँ, मतलब अंग्रेजी में डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स इन इंडिया, कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी, नेचर, ओरिजिन, फंक्शंस एंड चैलेंजेस, परिवर्तन की प्रक्रियाएं, मतलब संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और भूमंडलीकरण, द प्रोसेसेस ऑफ चेंज, मतलब संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगला आता है भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियाँ, कौन कौन सी, दहेज, तलाक एवं बाल विवाह के मुद्दे, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, निर्धनता, बेरोजगारी, मादक पदार्थ व्यसन, कमजोर तबके विशेषकर दलित, वृद्ध और दिव्यांग, मतलब चैलेंजेस बिफोर इंडियन सोसाइटी, इश्यूज ऑफ ड्रॉवरी, डिवोर्स, चाइल्ड मैरिज, करप्शन, कम्युनलिज्म, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एडिक्शन, वल्नरेबल सेक्शंस स्पेशली दलित, एल्डरली एंड डिसेबल्स। फिर आता है राजस्थान में जनजातीय समुदाय, मतलब भील, मीणा, गरासिया, समस्या और कल्याण। इसकी बात करें 3 जनजातियों के बारे में, तो ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान मेनली कौन कौन हमारे, भील, मीणा, जो जिसको MWNA भी कहते हैं, मीणा, गरासिया, प्रॉब्लम्स एंड वेलफेयर। ये हमारा सोशलॉजी का सिलेबस था। फिर हमारे मैनेजमेंट या प्रबंधन का आता है सिलेबस, तो विपणन की आधुनिक अवधारणा, विपणन मिश्रण, उत्पाद, मूल्य, स्थान, संवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, प्रचालन तंत्र, ई वाणिज्य, ई विपणन, व्यवसाय तथा निगम आचार नीति, मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट्स, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, मिक्स ई कॉमर्स एंड ई मार्केटिंग, बिजनेस एंड कॉरपोरेट इथिक्स। तो ये हमारा पहला पॉइंट था मैनेजमेंट का। अगला पॉइंट आता है धन के अधिकतमीकरण की अवधारणा, वित्त के स्रोत, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, पूंजी संरचना, पूंजी की लागत, लाभों का विभाजन, बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, शेयर बाजार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश। इंग्लिश में देखें तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सोर्स ऑफ फाइनेंस शॉर्ट्स एंड लॉन्ग टर्म्स, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस NBFI, स्टॉक मार्केट्स, हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII। अगला पॉइंट आता है हमारे इसका नेतृत्व के सिद्धांत, शैलियों, समूह व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, अभिवृत्ति, मूल्य, टीम निर्माण, अभिप्रेरण के सिद्धांत, संघर्ष प्रबंधन, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, प्रशिक्षण, विकास और आकलन की विधियाँ। तो लीडरशिप थ्योरीज एंड स्टाइल्स, ग्रुप बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यूज़, टीम बिल्डिंग, मोटिवेशन थ्योरीज, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अप्रेजल सिस्टम। अगला पॉइंट आता है हमारा उद्यमिता, उद्भव, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न, उद्यम पूंजी और एंजल निवेशक, जिसको अंग्रेजी में कहें तो एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्यूबेशन, हमारे स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न, वेंचर कैपिटल एंड एंजल इन्वेस्टर्स। अगला पॉइंट आता है अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन, शिक्षा प्रबंधन, हेल्थ केयर, वेलनेस प्रबंधन, पर्यटन तथा आतिथ्य प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, एजुकेशनल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो इस तरह हमने ये मैनेजमेंट का सिलेबस देखा। अगला आता है खंड से में हम देखेंगे लेखांकन और अंकेक्षण का सिलेबस, मतलब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का सिलेबस की बात करें। इसमें पहला पॉइंट हमारे लेखांकन का दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें, उत्तरदायित्व और सीमा, सामाजिक लेखांकन, मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल अकाउंटिंग,
दूसरा पॉइंट आता है हमारा अंकेक्षण का अर्थ, उद्देश्य, सामाजिक निष्पत्ति और दक्षता अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण की प्रारंभिक जानकारी। अगला आता है, इसको अंग्रेजी में देखें तो हमारे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, सोशल एंड परफॉर्मिंग एफिशिएंसी ऑडिट, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। अगला पॉइंट आएगा हम इसका निष्पादन बजट एवं शून्य आधारित बजट की सामान्य जानकारी। तो बेसिक नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस बजट एंड जीरो बेस्ड बजटिंग। तो हमारे ये पार्ट से है लेखांकन अंकेक्षण, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का सिलेबस। अगला आता पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 का नाम रहेगा हमारे सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन मतलब जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़। इसमें पार्ट फर्स्ट आता प्रशासकीय नीतिशास्त्र। इकाई 1 आता है हमारे क्या, प्रशासकीय नीतिशास्त्र, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा नीतिशास्त्र और मानवीय मूल्य, महापुरुषों, समाज सुधारकों और प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा, परिवार, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों का मानवीय मूल्यों को विकसित करने में योगदान। एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, लेसन फ्रॉम लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। अगला रहेगा नैतिक संप्रत्यय, रित एवं ऋण, कर्तव्य की अवधारणा, शुभ एवं सद्गुण की अवधारणा मतलब एथिकल कॉन्सेप्ट, रित एंड ऋण, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड वर्च्यू। अगला आता है पॉइंट इसका निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र की भूमिका, प्रशासकों का आचरण, मूल्य एवं राजनीतिक अभिवृत्ति, सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार। इंग्लिश में देखें तो एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप, बिहेवियर, मॉरल एंड पार्टनरशिप नहीं रिलेशनशिप है, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, बिहेवियर एंड मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी। फिर अगला पॉइंट आता है भगवत गीता का नीतिशास्त्र और प्रशासन में इसका योगदान, ये इसकी भूमिका। तो एथिक्स ऑफ भगवत गीता एंड इट्स रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन। अगला पॉइंट है गांधी का नीतिशास्त्र मतलब गांधीयन एथिक्स, भारतीय एवं विश्व के नैतिक चिंतकों और दार्शनिकों का योगदान मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड्स। प्रशासन में नैतिक चिंता, द्वंद्व और चुनौतियाँ मतलब एथिकल कंसर्न, डायलेमाज एंड चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। नैतिक निर्णय प्रक्रिया, अगला पॉइंट आता है नैतिक निर्णय प्रक्रिया और उसमें योगदान करने वाले कारक, जैसे हमारा सामाजिक न्याय, मानवीय चिंता और शासन में जवाबदेही और नैतिक आचार संहिता। इंग्लिश में देखें तो इथिकल डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, सोशल जस्टिस, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस एंड कोड ऑफ एथिक्स। अगला पॉइंट आता है उपरोक्त विषयों पर आधारित केस स्टडीज ऑन बिहेव ओ अबव मेंशन्ड टॉपिक्स। अगला पॉइंट आता हमारा क्या है, पॉइंट आता हमारा क्या, इकाई 2 सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हिंदी में देखो पहला पॉइंट तो इसका दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, द्रव की अवस्थाएं, परमाणुविक संरचना, धातु, अधातु, उपधातु, धातुकर्म सिद्धांत, विधियाँ, महत्वपूर्ण अयस्क, मिश्र धातु, अम्ल, क्षार और लवण, पीएच और बफर विलयन की अवधारणा, महत्वपूर्ण औषधियाँ, संश्लेषित और प्राकृतिक, एंटीऑक्सीडेंट्स, हमारे परिरक्षक, कीटनाशी, पीड़कनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, उर्वरक, योजक, मधुरक, कार्बन और इसके यौगिक और उनके घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग, रेडियोधर्मिता, अवधारणा, अनुप्रयोग। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट था जिसको अंग्रेजी में देखें तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, स्टेटस ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, मेटलर्जिकल प्रिंसिपल एंड मेथड्स, इम्पोर्टेंट ऑर्स and alloy, acid, base and salts, concept of pH, buffers, important drugs, synthetic and natural, antioxidants, preservatives, insecticides, pesticides, fungicides, herbicides, fertilizers, binders, sweeteners, carbon and its compound and their domestic and industrial applications, radioactivity concepts and applications। ये पहला पॉइंट हमारे किसका, साइंस का। दूसरा पॉइंट है दैनिक जीवन में भौतिकी, गुरुत्वाकर्षण, मानव नेत्र और दोष, ऊष्मा, स्थिर एवं धारा वैद्युतिकी, चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, ध्वनि एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे,
चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद और नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। तो ये दूसरा पॉइंट हमारे फिजिक्स के संदर्भ में फिजिक्स रिलेटेड की बात करें तो फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ, ग्रेविटेशन, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स, हीट, स्टैटिक करंट्स, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, साउंड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। हिंदी में देखें अगला पॉइंट बायोलॉजी से, कोशिका मानव में नियंत्रण, समन्वय, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण एवं पाचन तंत्र, रक्त समूह, रक्त की संरचना और कार्य, हार्मोन, आनुवंशिक और जीवनशैली के रोग, मानव रोग संचारी और गैर संचारी, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक रोग, इनकी निदान, उनका नियंत्रण, प्रतिरक्षीकरण, टीकाकरण, ड्रग्स एवं एल्कोहल का दुरुपयोग, पादप के भाग, उनके कार्य, पादपों पोषण, पादप वृद्धि नियंत्रक मतलब हार्मोन की बात करें, पादों में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन, राजस्थान में विदेश के विशेष संदर्भ में महत्वपूर्ण औषधीय पौधे, जैविक खेती, जैव प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग। मतलब द सेल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ब्लड ग्रुप्स, हमारे कॉम्पोजिशंस एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, हार्मोन्स, जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल डिजीज, ह्यूमन डिजीज, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक एंड दियर डायग्नोसिस एंड कंट्रोल, immunization and vaccination, drug and alcohol abuse, plant parts and their functions, plant nutrition, plant growth regulators, sexual and asexual reproduction in plants, important medicinal plants and with special reference to Rajasthan, organic farming, biotechnology and its applications। बात आते हैं हमारे टेक्नोलॉजी की बात करें तो आधारभूत कंप्यूटर विज्ञान, नेटवर्किंग को प्रकार, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, दूरसंचार, आवर्ती स्पेक्ट्रम, मोबाइल टेलीफोनी, सूचना और प्रत्यार संचार प्रौद्योगिकी में नूतन विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्रिप्टो करेंसी, OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और उनके प्रभाव, भारत में IT उद्योग और डिजिटल इंडिया पहल। फिर आता है इसकी अंग्रेजी में देखें तो बेसिक कंप्यूटर साइंस, नेटवर्किंग एंड टाइप्स, एनालॉग एंड डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, मोबाइल टेलीफोनी, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्रिप्टो करेंसी, OTT प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया एंड दियर इम्पैक्ट्स, इट्स IT इंडस्ट्री इन इंडिया, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। अगला आता हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, रोबोटिक्स, मानव मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी, RFID, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि। राजस्थान में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सरकार की नीतियाँ, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिग्निफिकेंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ इन रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, नैनो टेक्नोलॉजी, RFID, क्वांटम कंप्यूटिंग etc. डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर आता हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह और उनकी कक्षाएं, विभिन्न अप्रक्षेपण यान, सुदूर संवेदन मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, सैटेलाइट्स एंड दियर ऑर्बिट्स, वेरियस लॉन्चेज, व्हीकल्स, रिमोट सेंसिंग। फिर आता हमारा अगला पॉइंट रक्षा प्रौद्योगिकी, मिसाइलें, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, रासायनिक और जैविक हथियार, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम्स, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। पार्ट थर्ड आता है हमारा पृथ्वी विज्ञान मतलब भूगोल एवं भूविज्ञान की बात करते हैं, यूनिट थर्ड अर्थ साइंस एंड ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी। तो बात करें खंड ए की जिसमें विषय आता है वर्ल्ड की बात करें तो पृथ्वी की संरचना, भूवैज्ञानिक समय सारणी, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। दूसरा पॉइंट आता है प्रमुख भौतिक भू आकृतियाँ जैसे हमारे पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, तो ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स, भूकंप और ज्वालामुखी का प्रकार, वितरण और उनका प्रभाव मतलब अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस,
एंड दियर इम्पैक्ट्स। प्रमुख राजनीतिक समस्याएं, मेजर जियोपॉलिटिकल इश्यूज, प्रमुख पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे, मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज। खंड ब में आता हमारा भारत मतलब इंडिया। इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो इसका पहला पॉइंट है प्रमुख भौतिक भू आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल भारत की। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट्स। भारत का प्रमुख भू आकृतिक विभाजन मतलब मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। प्रमुख नदियाँ मतलब मेजर रिवर्स। जलवायु, मानसून की उत्पत्ति, जलवायु विशेषता, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश मतलब क्लाइमेट, origin of monsoon, climate characterizes distribution of rainfall and climate region। प्राकृतिक संसाधन, प्रकार और उनका उपयोग, नेचुरल रिसोर्सेज, टाइप एंड यूजेज ऑफ। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट आएगा हमारा किसका, जल, वन, मृदा संसाधन मतलब वाटर, फॉरेस्ट और सॉइल। सेकंड पार्ट आता है हमारा किसका, शैल और खनिज मतलब रॉक्स एंड मिनरल्स का। फिर आता जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशंस। फिर खंड से आता है, खंड से हमारा किसका आता है, राजस्थान का। तो प्रमुख भौतिक भू आकृतियों, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। तो ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट्स। प्रमुख नदियाँ और झीलें, मेजर रिवर्स एंड लेक्स। जलवायु विशेषताएं और उनका वर्गीकरण, क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। प्रमुख वनस्पति प्रकार मतलब मेजर वेजिटेशनल टाइप्स। प्रमुख फसलें, उत्पादन और वितरण, एग्रीकल्चर, मेजर क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। धात्विक एवं अधात्विक खनिज, प्रकार, वितरण, उनका औद्योगिक उपयोग मतलब मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल यूजेज। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन मतलब कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो हमारे जनसांख्यिकी विशेषताएं, प्रमुख जनजातियों की बात करें तो हमारे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेजर ट्राइब्स। वन्य जीव एवं जैव विविधता, चुनौतियाँ एवं संरक्षण, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन। यूनेस्को की भू पार्क और भू धरोहर स्थल संकल्पना, राजस्थान में संभावनाएं। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनेस्को जियो पार्क्स एंड जियो हेरिटेज साइट्स, पोटेंशियल्स इन राजस्थान। प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे मतलब मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज। पेपर थर्ड आता, पेपर थर्ड की बात करें तो इसका नाम क्या रहेगा हमारा, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन मतलब जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज़। तो इकाई 1 की बात करें, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले मतलब यूनिट 1, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स। इसकी बात करें तो भारत, इसमें पहला पॉइंट आएगा भारत का संविधान, निर्माण, विशेषताएं, संशोधन और मूल ढांचा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्रेमिंग, फीचर्स, अमेंडमेंट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो वैचारिक तत्व की बात करें तो उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य मतलब आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, प्रियम्बल्स, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर संस्थात्मक ढांचा 1 फर्स्ट, तो इसमें संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। संस्थात्मक ढांचा नंबर 2 तो संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। 2 फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म। संस्थागत ढांचा 3 की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये सारे आयोग भी आएंगे इसमें। इंग्लिश में देखें तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क 3 तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नीति आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इंडियन या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन।
राजनीतिक गत्यात्मकताएं की बात करें तो भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा, लिंग की भूमिका, राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, नागरिक समाज एवं राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, सामाजिक राजनीतिक संघर्ष से संभावित क्षेत्र, मतलब पॉलिटिकल डायनेमिक्स, रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास, एथिक्स, इथनिसिटी, लैंग्वेज एंड जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल बिहेवियर, civic society, political movement and political movement, issues related to national integrity and security, potential areas of socio-political conflicts। अगला पॉइंट आता हमारा राजस्थान की राज्य राजनीति। राजस्थान की राज्य राजनीति की बात करें, दलीय प्रणाली, राजनीतिक जनसांख्यिकी, राजस्थान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन संस्थाएं। फिर आता हमारा स्टेट पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिक्स इन ऑफ राजस्थान, पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल डेमोग्राफी, डिफरेंट फेजेस ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशंस इन राजस्थान, पंचायती राज एंड अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। फिर शीत युद्धोत्तर दौर में उदीयमान विश्व व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व, इसका प्रतिरोध, संयुक्त राष्ट्र एवं क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं पर्यावरणीय मुद्दे। इंग्लिश में देखें इसको तो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर इन द पोस्ट कोल्ड वार एरा, USA's hegemony and its resistance, UN and regional organizations, dynamics of international economy, international terrorism and environmental issues। तो बात करें भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति की बात करें तो उद्विकास, निर्धारक तत्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ एवं पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, संयुक्त राष्ट्र गुट निरपेक्ष आंदोलन, ब्रिक्स, G20, G77, सार्क में भारत की भूमिका, मतलब फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, मतलब इवोल्यूशन, डिटर्मिनेंट्स, इंडियाज रिलेशन विथ USA, चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, नेबरिंग कंट्रीज, इंडियाज रोल इन UN, NAM, ब्रिक्स, G20, G77, सार्क। अगला पॉइंट आता है दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया, सुदूर भारत, सुदूर पूर्व में भू राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दे तथा उनका भारत पर प्रभाव, मतलब जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, फार ईस्ट एंड दियर इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, दियर इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो समसामयिक मुद्दों की बात करें तो राजस्थान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, व्यक्ति एवं स्थान, खेलकूद से जुड़ी हाल की गतिविधियाँ, जैसे हमारे करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, पर्सन्स एंड प्लेसेस ऑफ राजस्थान, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, रिसेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये हमने पॉलिटी का सिलेबस देखा। अब देखेंगे पबेड का, मतलब इकाई सेकंड, लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गत्यात्मकता। सेकंड यूनिट सेकंड, कॉन्सेप्ट एंड इशू डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। प्रशासन एवं प्रबंधन की बात करें तो अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन के अध्ययन की प्रति अधगम। मतलब बात करें इंग्लिश में इस पॉइंट की, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। आगे आता है इंग्लिश में देखें तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, इट्स रोल इन डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला पॉइंट आता है हमारा शक्ति, प्राधिकार, वैधता, उत्तरदायित्व, प्रत्यायोजन की अवधारणाएं, मतलब कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर, अथॉरिटी, लिमिटेशन, लेजिटिमेसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन। अगला आता हमारा संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, हायरार्की, स्पान ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड। अगला आता हमारा पॉइंट प्रबंधन के कार्य, निगमित अभिशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व,
मतलब इंग्लिश में देखें तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगला पॉइंट आता है हमारा नव लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन प्रबंधन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यू डायमेंशंस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट। फिर अगला आता है लोक सेवा के मूल्य एवं अभिवृत्ति, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर पक्षधारिता, लोक सेवा के लिए समर्पण, सामान्य विशेषज्ञ के मध्य संबंध, मतलब एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, एथिक्स, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिशनशिप, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, रिलेशनशिप बिटवीन जर्नलिस्ट्स एंड स्पेशलिस्ट। अगला पॉइंट आता है प्रशासन पर नियंत्रण, विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक, विभिन्न साधन और सीमाएं, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, वेरियस मीन्स एंड लिमिटेशंस। राजस्थान प्रशासनिक ढांचा और प्रशासनिक संस्कृति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय, निदेशालय, मुख्य सचिव। इंग्लिश में देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर इन राजस्थान, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट सेक्रेटरीट, डायरेक्टरेट एंड चीफ सेक्रेटरी। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन में संगठन, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक की भूमिका, उपखंड एवं तहसील प्रशासन। इंग्लिश में देखें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब डिविजनल एंड तहसील एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में देखें अगला पॉइंट तो विकास प्रशासन, अर्थ, क्षेत्र एवं विशेषताएं, तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। तो बात करें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, लोकायुक्त, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011 एंड राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012। इकाई 3 आती है। इकाई 3 में हमारा खेल एवं योगा, व्यवहार एवं विधि, मतलब स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर एंड लॉ। इसमें पार्ट फर्स्ट आता है, मतलब पार्ट ए, खंड ए, खेल और योगा। तो स्पोर्ट्स एंड योगा पार्ट ए है। बात करें इसकी तो राजस्थान, पहला पॉइंट है इसका राजस्थान और भारत एवं राजस्थान राज्य की खेल नीति, मतलब स्पोर्ट्स पॉलिसीज ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, राजस्थान स्टेट एंड इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, राष्ट्रीय एवं राजस्थान खेल के पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार, नेशनल एंड राजस्थान स्टेट लेवल अवार्ड्स फॉर स्पोर्ट्स, योग सकारात्मक जीवन पद्धति, योगा पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ, भारत के विख्यात खेल पर व्यक्तित्व, एमिनिएंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, प्राथमिक उपचार और पुनर्वास, फर्स्ट एड एंड रिहेबिलेशन, भारतीय खिलाड़ियों के ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ एंड पैरा ओलंपिक खेलों में भागीदारी। तो पार्टिसिपेशनशिप ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स इन ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड पैरा ओलंपिक गेम्स। भाग ख आता है, भाग ब व्यवहार या बिहेवियर। बात करें इसकी तो हमारा इसमें आता है पहला पॉइंट बुद्धि, बुद्धि में संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक और संवेगात्मक बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि। इसमें आता है इंग्लिश में देखें तो इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, कल्चरल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अगला पॉइंट आता है हमारा व्यक्तित्व, शील गुण व प्रकार, व्यक्तित्व के निर्धारक और व्यक्तित्व आंकलन, मतलब पर्सनैलिटीज, ट्रेट्स एंड टाइप्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटीज एंड असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटीज। अगला आता अधिगम और अभिप्रेरणा, मतलब अधिगम की शैलियाँ, स्मृति के प्रधान और विस्मृति के कारण, अभिप्रेरणा का आंकलन, मतलब लर्निंग एंड मोटिवेशन, स्टाइल ऑफ लर्निंग, मॉडल्स ऑफ मेमोरी, कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन। प्रतिबल और प्रतिबंधन, प्रतिबल की प्रकृति, प्रकार, स्रोत, लक्षण, प्रभाव, प्रतिबल प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन। तो स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट, नेचर, टाइप, सोर्स, सिम्टम्स, इफेक्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रमोशंस ऑफ मेंटल हेल्थ। तो हमारे भाग ब था बिहेवियर, उसका सिलेबस था। भाग सा आता हमारा विधि या लॉ,
तो विधि की अवधारणा स्वामित्व एवं कब्जा, व्यक्तित्व, दायित्व, अधिकार एवं कर्तव्य। इंग्लिश में देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, ऑनरशिप एंड पोजीशंस, पर्सनैलिटी, लाइबिलिटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज़। वर्तमान विधिक मुद्दे, सूचना का अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी विधि, साइबर अपराध सहित। अवधारणा, उद्देश्य एवं प्रत्याशाएं, बौद्धिक संपदा अधिकार, धारणा, प्रकार, उद्देश्य, मतलब कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज, राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, लॉ इंक्लूडिंग साइबर क्राइम, कॉन्सेप्ट, पर्पस एंड प्रोस्पेक्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स, प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्सेप्ट, टाइप एंड पर्पस। बात करें स्त्रियों और बालकों के विरुद्ध अपराध, मतलब घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बालक श्रमिकों से संबंधित कानून, ये विधियाँ। क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, वर्क प्लेस, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, लॉ रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, द मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमि विधियाँ, इंपॉर्टेंट लैंड लॉज इन राजस्थान। पहला आता है इसमें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, मतलब राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। दूसरा आता है राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955, मतलब राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। पेपर 4 की बात करें, क्या पेपर 4 आता है तो उसकी बात करते हैं। पेपर 4 का है हमारे जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, मतलब सामान्य हिंदी, जिसमें पहला सामान्य हिंदी आता है। सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी कुल अंक 120 का आएगा। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य हमारे अभ्यर्थी की भाषा विषयक क्षमता और उसके विचारों की सही, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति को परख करना है। तो 50 नंबर की इसमें वोकैबुलरी आएगी। वो क्या है हमारे 50 नंबर की? संधि और संधि विच्छेद, जिसमें आएगा दिए हुए शब्दों की संधि कीजिए या और संधि विच्छेद कीजिए। उपसर्ग में आएगा उपसर्गों की संरचना में से शब्दों की संरचना, शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द पृथक करना। प्रत्यय की बात करें तो दिए हुए प्रत्ययों से शब्द बनाना, शब्दों में से मूल शब्द प्रत्यय अलग करना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मतलब दिए हुए शब्द युग्म का अर्थभेद बताइए, मतलब इसका अर्थ क्या है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द युग्म, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, मतलब मुहावरों का वाक्य में प्रयोग से स्पष्ट अर्थ होना चाहिए। कहावत, लोकोक्ति, वाक्य में प्रयोग से स्पष्ट अर्थ। पारिभाषिक शब्दावली, मतलब प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी भाषा के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द। भाग ब जो 50 नंबर का आएगा वो क्या है? संक्षिप्तीकरण, गद्यावतरण का उचित शीर्षक, लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण, मतलब गद्यावतरण की शब्द सीमा लगभग 150 शब्द होनी चाहिए। पल्लवन, किसी सुक्ति, काव्य पंक्ति, प्रसिद्ध कथन का भाव विस्तार, लगभग 100 शब्दों के अंदर। पत्र लेखन, सामान्य कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अर्थशास्त्रीय पत्र, अनुस्मारक। प्रारूप लेखन की बात करें अधिसूचना, निविदा, परिपत्र, विज्ञप्ति। अनुवाद की बात करें दिए हुए अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करें। एक 75 शब्द का पैरा आएगा जिसको हिंदी में अनुवाद करना है। तो भाग से आएगा 20 नंबर का, जिसमें एक सामयिक और अन्य विषय पर निबंध लेखन की बात आएगी। 20 नंबर का ऐसे आएगा 250 शब्दों में। फिर अगला विषय आता हमारे जनरल इंग्लिश, टोटल मार्क्स 80 के रहेंगे, जिसमें 20 मार्क्स आएगा ग्रामर एंड यूजेजेस। इसमें क्या आएगा? करेक्शन एंड सेंटेंसेस, 10 सेंटेंस आएंगे करेक्शन के लिए, जो किससे संबंधित होंगे? आर्टिकल, डिटर्मिनेंट्स, प्रीपोजिशंस, टेंस एंड सीक्वेंसेस ऑफ टेंस, मॉडल्स, एक्टिव एंड वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशंस, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड और मिसयूज्ड। फिर आता हमारा कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रिसिज राइटिंग, ये 30 नंबर की आएगी। तो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एन अनसीन पैसेज, मतलब 250 वर्ड का लिखना है अप्रॉक्सीमेटली। 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 5 शुड बी प्रेफरेबली बी ऑन वोकेबलरी, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 5 क्वेश्चन वोकेबलरी से संबंधित हो सकता है। हमारे ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। प्रेसी राइटिंग ए शॉर्ट पैसेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 वर्ड। शॉर्ट प्रेसी लिखनी है 150 से 200 शब्दों की।
फिर पार्ट सी आता है कंपोजिशंस एंड लेटर राइटिंग 30 नंबर की। पैराग्राफ राइटिंग एनी वन पैराग्राफ आउट ऑफ 3 गिवन टॉपिक्स, मतलब 200 शब्दों के अंदर पैराग्राफ लिखना 10 नंबर का। एलोब्रेशन ऑफ ए गिवन थीम, मतलब एनी वन आउट ऑफ द 3 में से एक की एलोब्रेशन करना अप्रोक्सीमेटली 150 शब्द। और आता लेटर राइटिंग ऑन और रिपोर्ट राइटिंग अप्रोक्सीमेटली 150 शब्द। तो इस तरह हमने आज आरएस के सिलेबस के बारे में जानने की कोशिश की, पूरा डिटेल टू वर्ड जानने की कोशिश की, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।